गुड इवनिंग मालिक। होपफुली एवरीबडी इज डूइंग गुड एंड आशा करता हूं कि आप तोड़ कर होंगे मालिक। तो भारत माता की जय मालिक। सो बेसिकली दिस वीडियो इज फॉर May 25 CA फाइनल ऑडिट पेपर. Technically, we are doing the syllabus, we are doing the revisions, we also doing the marathons. Okay, everything is covered. सारे एरियाज हमने कवर कर लिए, सारे टिक अपन ने कवर कर लिए। अच्छा, टेस्ट पेपर देने का कॉन्टेक्स्ट हो गया है, हमने क्वेश्चन बैंक का भी देखना कॉन्टेक्स्ट हो गया है. But technically, one of the biggest problem comes is two things. One is basically while reading the question paper during that 3 hours game, मतलब पौने 2 बजे जो क्वेश्चन पेपर जब मेरे हाथ में आता है, ओके, सबसे पहला वो क्वेश्चन को रीड करने को जो टाइम जाता है, इट्स ड्रामेटिकली टाइम कंजम्पशन. एंड सेकेंडली, बेसिकली while writing the answer, what to be written is a basic structure. So please do understand, okay, we need to be very skeptical while writing the answer. Again, the word of audit comes into picture, is skeptical concept. You need to be alert when you are writing the audit paper. That's conceptual clarity need to be taken care of by everyone here. तो मालिक, मैं लेकर आ रहा हूं आपके सामने एक सीरीज, छोटी सी सीरीज, जहां पर हम हर कुछ 2-4 दिन में एक बार मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा, जिसमें आपको हर एक टाइम पे एक क्वेश्चन, 2 क्वेश्चंस वगैरह वगैरह यू विल बी टेकन केयर ऑफ हाउ टू राइट द क्वेश्चन एंड विल कंपेयर इट एग्जैक्टली व्हाट इज रिटन इन मॉड्यूल, ओके, एंड व्हाट इज रिटन इन सजेस्टेड आंसर. एंड अगेन एनीवे द रिटन इन सजेस्टेड आंसर इज अगेन ए प्रोबेबल आउटकम. इट इज नॉट एन कन्फर्म और श्योर शॉट आउटकम. तो टेक्निकली इसकी वजह से क्या समझ में आएगा, एक्सपेक्टेशन क्या है ऐसी आएगी, हमें लिखना क्या है, हमें कैसे इंटीग्रेट करना है कॉन्सेप्ट को, एप्लीकेशन बेस कैसे करना है. ओके, एंड ऐसा भी हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चंस भी है. ओके, अपनी ऑलरेडी सीरीज चल रही है, अभी थोड़ा सा वो सीरीज को ब्रेक दिया हुआ है बिकॉज मेरी एक फास्ट ट्रैक बैच आ रही है मालिक. ओके, क्वेश्चन बैंक की सीरीज चालू है अपनी, उसको अभी थोड़ा सा होल्ड किया हुआ है बिकॉज फास्ट ट्रैक बैच चालू होने वाली है. ओके, जो चालू होने वाली है 5 तारीख से, मतलब कल से एक बैच चालू हो रही है, फास्ट ट्रैक बैच विच इज मॉर्निंग 7 to 10 AM, सुबह 7 से लेकर 10 बजे तक की बैच है. 17-18 दिन अपन ये कवर करेंगे, सारा का सारा सिलेबस कवर हो जाएगा उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में. ओके, तो टेक्निकली वो बैच का कॉन्टेक्स्ट डिटेल वगैरह सब शेयर किया हुआ है. और वो बैच में भी सर क्या क्वेश्चन बैंक होंगे, आंसर इज यस. जो पास्ट एग्जामिनेशन के पैटर्न के क्वेश्चंस हैं सारे, MTPs, RTPs एंड क्वेश्चन बैंक, हाउ दे आर लिंक्ड विद द चैप्टर्स एंड अदर थिंग्स, विल बी कवरिंग दैट वन आल्सो. Okay, bank and NBFC I'll be covering through a revision concept as such later on. लेकिन बाकी सारे स्टैंडर्ड्स के सारे चैप्टर्स, डिजिटल ऑडिट, ESG ऑडिट्स, इंटरनल ऑडिट, ड्यू डिलिजेंस, इन्वेस्टिगेशन, एवरीथिंग विल बी कवर्ड ड्यूरिंग दिस फास्ट ट्रैक बैच बड़ी. तो तोड़ बड़ी. Okay, so anybody who is lacking with conceptual clarity, lacking with some applications can definitely join this batch. ये बैच पहले 2 लेक्चर्स आपको YouTube पे मिल जाएंगे. ओके, तो ये लेक्चर्स यूट्यूब पे अपलोडेड रहेंगे. तो वैसे अगर आप इस चैनल पे नए हो तो मालिक, डोंट गो अवे, सब्सक्राइब द चैनल. फर्स्ट ऑफ ऑल सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, बेल आइकॉन दबा दीजिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे वीडियोस आते रहेंगे तो भाई कैसे मालूम पड़ेगा वीडियोस आ गए, तो नोटिफिकेशन जरूरी है ना, तो बेल आइकॉन दबा दीजिए बड़ी. तो तोड़ बड़ी, लेट्स स्टार्ट. ओके, वीडियोस बहुत बड़े नहीं रहेंगे, वीडियोस छोटे छोटे मैं निकालते रहूंगा. आंसर्स के क्या लिखना, तो दिस पर्टिकुलर वीडियो सीरीज इज बेसिकली आंसरिंग स्ट्रैटेजीज. ये स्ट्रैटेजी बना रहे अपन फॉर आंसर लिखने के लिए. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल वाले भी हो सकते हैं. तो विल एवरी वीडियो आई विल बी टेकिंग सम क्वेश्चंस व्हिच आई थिंक इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हाइल टू अंडरस्टैंड विद मेनी ऑफ देम. बाकी तो आपको क्वेश्चन बैंक के वीडियो का ऑलरेडी सीरीज शेयर है, तो उसकी भी लिंक आपको नीचे दी गई है, तो उसको देख सकते हैं जाके. तो बेसिकली राइट नाउ आई एम टेकिंग अप सजेस्टेड आंसर, क्योंकि May 24 का है, नवंबर 24 के अभी तक सजेस्टेड आंसर नहीं आया. वैसे रिजल्ट्स आ चुका है, लेकिन इंस्टीट्यूट के सजेस्टेड आंसर आने बाकी है. ओके, तो मजेदार है भाई, आएगा 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 सजेस्टेड आंसर. जब आप भूल जाओगे तब तक सजेस्टेड आंसर आएगा, बड़ी तोड़ बड़ी, डोंट वरी. ओके, तो टेक्निकली when we are discussing about this particular point, फर्स्ट ऑफ ऑल ये May 24 का पेपर लिया हुआ है और इसमें मैं क्वेश्चन 1 को इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर करने वाला हूं. तो क्वेश्चन 1 अपन देखते हैं. बेसिकली क्वेश्चन 1 क्या बोलता है. तो मैंने क्या किया हुआ है, मैंने वेबसाइट पे से ये सजेस्टेड आंसर डाउनलोड कर लिए हुए हैं. एंड टेक्निकली ओके, मैंने मॉड्यूल का पेज भी डाउनलोड कर लिया है. ओके, मॉड्यूल का पेज डाउनलोड कर लिया है. ओके, ये सारा चैप्टर 1 का, बिकॉज अपन चैप्टर 1 का क्वेश्चन कवर कर रहे हैं, इसके लिए वो डाउनलोड कर लिया और वहां से ही मैं बेस लेके आपको यूज कर रहा हूँ. नवंबर का 24 का अगर अपलोड हो गया होगा तो बहुत मजा आ जाएगा बड़ी. ओके, बिकॉज अभी तक मैंने जस्ट चेक किया था तो नवंबर 24 का भी अभी तक अपडेट नहीं आया है. तो इट्स ओके, फेयर इनफ, कोई दिक्कत नहीं है बड़ी. तो भाई साहब, अगर मैं सजेस्टेड आंसर्स देखता हूँ, सजेस्टेड आंसर्स में फाइनल में जाता हूँ, सजेस्टेड आंसर फाइनल कोर्स May 24.
ओके सो उसके कमेंट ऑफ एग्जामिनर्स एंड अदर थिंग्स भी है, वो देखोगे तो आपको समझ में और आ जाएगा कि भाई एग्जामिनेशन में क्या पॉइंट एक्सपेक्टेड है। तो सबसे पहले एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है बड़ी। ओके सो लेट्स फोकस ऑन इट एंड मेनली ये वीडियो का ऑब्जेक्टिव आप समझिए, वीडियो का ऑब्जेक्टिव है कि भाई क्वेश्चन अपने को आइडेंटिफाई हो रहा है, आंसर्स भी समझ में आ रहे हैं, आंसर्स भी अपन ने जो रिवाइज किए ड्यूरिंग द क्लास और ड्यूरिंग द रिवीजन लेक्चर ड्यूरिंग मैराथन, एवरीथिंग इज ओके, बट व्हाइल राइटिंग द आंसर इट इज नॉट व्हाट यू हैव रिवाइज्ड नीड टू बी रिटन एग्जैक्टली अनलेस अनटिल इट इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। अगर कोई डायरेक्ट क्वेश्चन है तो आप उस पर डायरेक्टली लिखिए, लेकिन अगर डायरेक्ट नहीं है तो आपको एप्लीकेशन कैसे करना है उसके ऊपर अपन चर्चा कर रहे हैं। तो एक क्वेश्चन 1 था जो SQC1 एंड SA220 के ऊपर डिस्कशन आया था। PQR Associates are the statutory auditor of a large unlisted company which is engaged in manufacturing of auto components. Subsequent to reappointment of auditors in the AGM, the company shared appointment letter with PQR Associates. यानी वापस उनका अपॉइंटमेंट हुआ है, seeking acknowledgement and acceptance letter. यानी वापस उनका acknowledgement and acceptance मांगा जा रहा है। CAR is the engagement partner, यानी PQR में से CAR है and is planning to issue the acceptance letter. During the current financial year, there was a search by income tax authorities on the company and certain accounting records were seized for verification. Based on the information available on social media, CR noted that promoter's brother is contemplating to the context in the ensuing election under the banner of political party. Okay, मतलब political party का भी connection दिख रहा है। Political party, one of the current senior engagement team member, okay, who was doing the audit engagement till last year has left PQR Associates and is planning to provide some accounting services to one of the associate companies. PQR Associates are yet to recruit another senior management having adequate experience in the audit of clients engaged in automotive sector. अब देखो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन में कितना सारा डेटा दे दिया इन्होंने, ये सारे डेटा को अपन को एनालाइज करना है। एलोबरेट द मैटर्स कंसिडर्ड बाय PQR एसोसिएट विद द रिस्पेक्ट टू एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप कंसिडरिंग द अबव इश्यूज। तो टेक्निकली ओके क्या PQR एसोसिएट ने इस एंगेजमेंट को ओके मैटर्स टू बी कंसिडर्ड है, तो एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने या कंटिन्यू करने के पहले क्या कंसिडर करने चाहिए। तो टेक्निकली अगर हम मॉड्यूल में जाते हैं, मॉड्यूल में ये आंसर ऑलरेडी अपने SQC1 में दिया है, अगर आपको याद होगा, दिस इज नथिंग बट एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस ऑफ द फैक्टर्स। टेक्निकली अगर आप देखें तो एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस में अगर मैं देखता हूं, ये पर्टिकुलर पेज नंबर 1.7 है जिसके अंदर बोला गया है एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूएंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप एंड स्पेसिफिक एंगेजमेंट। ओके, वी फोकस ऑन टोटल 3 थिंग्स: इंटीग्रिटी ऑफ क्लाइंट, प्रमोटर एंड की MP, competency, okay, capability, time and resources to perform the engagement, and compliance with ethical requirement. Basically this is nothing but CCRT. तो ये 3-4 टेक्निकल पॉइंट है जो अपने को डिस्कशन में करना है, ये ध्यान रखना है। ओके, ये बिफोर एक्सेप्टिंग कंटिन्यू एंगेजमेंट। और इसके बाद अगर देखोगे ओके, तो फर्म शुड ऑब्टेन सच इन्फॉर्मेशन एज इट कंडीशन नेसेसरी सर्कमस्टेंसेस बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट विद न्यू क्लाइंट व्हेन डिसाइडिंग वेदर टू कंटिन्यू एन एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट। ठीक है, एंड व्हेन कंसीडरिंग इन द एक्सेप्टेंस ऑफ न्यू एंगेजमेंट विद एक्जिस्टिंग क्लाइंट्स वेयर इश्यूज हैव बीन आइडेंटिफाइड, द फर्म डिसाइड टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू और स्पेसिफिक एंगेजमेंट, इट शुड डॉक्यूमेंट हाउ द इश्यूज वर रिजॉल्व्ड। यानी अगर उनको इश्यूज आइडेंटिफाइड हो गए हैं, oh my god, ओके ये ऐसा हो जाता है कभी कभी, कोई पॉइंट का स्ट्रक्चर है बड़ी। आई होप ये समझ में आ रहा है। ठीक है, तो इश्यूज तो अगर आपके आइडेंटिफाइड हो गए और अगर आपको लग रहा है कि भाई यार ये इश्यूज है, तो इश्यूज कैसे सॉल्व हुए इसका डॉक्यूमेंट भी करना है। उसके बाद देखो तो इंटीग्रिटी के कुछ मैटर्स दिए हुए हैं, शायद सबको याद होगा। इंटीग्रिटी में हमारे इश्यूज आते हैं, बिजनेस रेपुटेशन रिलेटेड होता है, नेचर ऑफ क्लाइंट ऑपरेशन होता है, एटीट्यूड ऑफ क्लाइंट और प्रिंसिपल ओनर को देखते हैं, एग्रेसिवली क्या मेंटेनेंस फर्म की फीस कम की जाती है, इनअप्रोप्रिएट लिमिटेशन तो डाला नहीं है, ओके, इंडिकेशन ऑफ क्लाइंट इन्वॉल्व इन मनी लॉन्ड्रिंग जैसा कोई कॉन्टेक्स्ट है, एंड रीजन फॉर प्रपोज अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्म, यानी क्यों ये फर्म को वापस अपॉइंट करने की कोशिश करी है या इनको अपॉइंट पुरानी वाली फर्म को क्यों अपॉइंट नहीं कर रही है, ये भी लॉजिक डिफाइन किया जाता है। एंड इन कंसीडरिंग CCRT के लिए भी अगर आप देखोगे तो आपको कॉन्टेक्स्ट में क्या दिया हुआ है, क्या जो फर्म का पर्सनल है, क्या उसको रिलेवेंट इंडस्ट्री एंड सब्जेक्ट मैटर का नॉलेज है, क्या फर्म पे पर्सनल को एक्सपीरियंस है रेगुलेटरी का, ओके, द फर्म के पास क्या सफिशिएंट पर्सनल है विद CC कैपेबिलिटी एंड कंपिटेंस, एंड मोस्ट इंपोर्टेंट क्या इनके पास एक्सपर्ट्स अवेलेबल है, एंड मोस्ट अगेन इफ यू रिमेंबर EQCR एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू, इफ इट इज अ लिस्टेड कंपनी EQCR इज कंपल्सरी, तो वेदर दे हैव दैट क्राइटेरिया, इफ देयर इज देयर ओके फॉर EQCR, वेदर दे हैव EQCR अवेलेबिलिटी है कि नहीं उनके पास, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या फर्म टाइम पे कंप्लीट कर पाएगी एंगेजमेंट। और उसके बाद अगर लिखा है कि अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होता है तो भाई आपने कंसिडर करना है। एंड आगे वाला पॉइंट, अगर आपको कोई इन्फॉर्मेशन आई होप ये याद होगा ओके, अगर रिजॉल्व हुआ तो एंड फर्म को अगर ये इन्फॉर्मेशन पहले नहीं मिला, अगर ये इन्फॉर्मेशन बाद में मिलता आफ्टर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट, एंड ये इन्फॉर्मेशन अगर पहले मिलता तो यू वुड नॉट हैव एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट, तो भाई ये वापस अपन प्रोफेशनल लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटीज देखने चाहिए। एंड ओके, यू शुड रिपोर्ट टू द पर्सन एंड एक्चुअली यू शुड फोकस ऑन पॉसिबिलिटी ऑफ विड्रॉवल।
एंड अगेन और एक पॉलिसी प्रोसीजर्स क्या होनी चाहिए, ओके अगर इंगेजमेंट का कंटिन्यूअंस का कॉन्सेप्ट करे तो कॉन्सेप्ट एकदम सिंपल है, इस इश्यूज को विड्रॉ करना है तो डिस्कसिंग विद अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और अगर विड्रॉ ही करना है तो भाई अप्रोप्रिएट लेवल ऑफ क्लाइंट मैनेजमेंट एंड टीसीएफडीजी के साथ विड्रॉ कर लीजिए, डिस्कस कर लीजिए, कंसीडरिंग वेदर प्रोफेशनल लीगल रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है क्या कि विड्रॉल किसी को रिपोर्ट करना है, जैसे सेबी हो गया, आरओसी हो गया वगैरह वगैरह, एंड डॉक्यूमेंटिंग सिग्निफिकेंट इश्यूज, कंसल्टेशन जो भी किए, कंक्लूजन एंड बेसिस फॉर कंक्लूजन, ये 4 पॉइंट अपने को ध्यान में रखने हैं। तो टेक्निकली मोटा मोटी एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूअस पे अपन ने ये ऑलरेडी आंसर देख लिया, ओके तो अपने को मोटा मोटी ये मिल गया। एंड इवन तो अभी अगर मैं क्वेश्चन को एनालाइज करता हूं, ओके वी कैन कंसिडर बेसिकली द क्वेश्चन इज अबाउट मैटर्स टू बी कंसिडर्ड बिफोर एक्सेप्टेंस और कंटिन्यूअस। तो टेक्निकली आंसर इसका 3 पॉइंट में आ जाता है मेरा। सबसे पहला अगर आपको याद होगा इंटीग्रिटी, दूसरा आता है सीसीआरटी, कंपिटेंसी, कैपेबिलिटी, रिसोर्स एंड टाइम, एंड थर्ड विल बी इथिकल रिक्वायरमेंट। नाउ to be very precise in this question, it is a combination of everything. In integrity also, if you focus on, we have discussed 7 points. तो अगर आप देखोगे, okay, ये 7 पॉइंट किसमें है? CCRT is also a combination here, and ethical requirement. Technically, ethical requirement is not discussed here. Ethical requirement is about confidentiality, integrity, objectivity, professional behavior, professional competence. But one concept I hope you understood is basically about the independence. Compromise, there is a threat to independence because the engagement partner who had done the audit for previous year, now he'll be giving a non-assurance services to that particular client. And there will be a threat to independence, and this need to be mitigated. Okay, definitely it is not taken care here, but it need to be taken care as per SA 220. SA 220 will suggest you, okay, that whenever there is an independence compromise, okay, तो इसको उसको भी देख लेते हैं। SA 220 के कंटेक्स्ट में भी अपन एक पॉइंट एनालाइज कर लेते हैं, बिकॉज इंगेजमेंट पार्टनर जो ऑलरेडी काम कर चुका है वो वापस कर दूसरे सर्विसेज दे रहा है। तो अगर आप देखोगे ऐसे 220 में रिलेवेंट इथिकल रिक्वायरमेंट में क्या दिया हुआ है, ओके द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट पार्टनर इन रिलेशन टू इथिकल रिक्वायरमेंट इन एन ऑडिट एंगेजमेंट क्या है, तो इथिकल रिक्वायरमेंट में रिलेटेड क्या होगा। तो आपका तीसरा पॉइंट है, देखो इंटीग्रिटी 7 पॉइंट्स उधर ही डिस्कस किए हुए थे, ओके सीसीआरटी ओके 6 पॉइंट्स उधर ही डिस्कस किए थे, इथिकल रिक्वायरमेंट का थोड़ा डिस्कस किया। इथिकल रिक्वायरमेंट का डिस्कशन विल बी ऐसे 220 रेफरेंस। ओके तो क्या करना है उसे, आइडेंटिफाई थ्रेट टू इंडिपेंडेंस रिगार्डिंग ऑडिट एंगेजमेंट दैट सेफगार्ड्स मे बी नॉट एबल टू एलिमिनेट और रिड्यूस द थ्रेट टू एन एक्सेप्टेबल लेवल। यानी हम सेफगार्ड डाल देवे तो भी ये थ्रेट एक्सेप्टेबल लेवल पे नहीं जा सकता। एंड रिपोर्टिंग बाय द एंगेजमेंट पार्टनर टू द रिलेवेंट पर्सन विद इन द फर्म टू डिटरमाइन एप्रोप्रिएट एक्शन व्हिच मे इंक्लूड एलिमिनेटिंग द एक्टिविटी और इंटरेस्ट दैट क्रिएट्स द थ्रेट और विड्रॉइंग द एंगेजमेंट। तो टेक्निकली ओके आप देखो कितना तोड़ आंसर है 5 मार्क का, लेकिन मां कसम अगर 5 मार्क चाहिए तो अपना ये खून निचोड़ लेगा बड़ी। Everything need to be analyzed. Yani this question will include all 3 points and all items of every point. And the reference of this particular point will be definitely SQC1, but this ethical requirement need to be referred as per SA 220 because SQC1 में ethical requirement का discussion नहीं है। इंडिपेंडेंस का इथिकल रिक्वायरमेंट का फर्म पॉलिसी के लेवल पे है। अगर थ्रेट है तो इंगेजमेंट में थ्रेट है तो किसकी जिम्मेदारी है, ओके इंगेजमेंट पार्टनर की, फर्म की नहीं है। ओके एंड ये दोनों फर्स्ट सेकंड पॉइंट इज सिमिलर टू SQC1 इज SA 220। तो टेक्निकली अब यहां पर देखोगे तो सबसे पहला इशू क्या मिल रहा है, सबसे पहला इशू क्या मिल रहा है सर, सबसे पहला इशू मिल रहा है इनकम टैक्स अथॉरिटी ऑफ द कंपनी ने यहां पर सर्च किया है। कहीं ना कहीं आपका समझ में आ रहा है यहां पर रेपुटेशन इंपैक्ट में है और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे केसेस हो सकते हैं। एंड एट द सेम टाइम अकाउंटिंग रिकॉर्ड सीज किया है, यानी कहीं ना कहीं तो भाई नॉन कंप्लायंस मिल रहा है ना बड़ी। ओके मनी लॉन्ड्रिंग वाले जैसे इश्यूज दिख रहे हैं, मनी लॉन्ड्रिंग सिमिलर इश्यूज। ओके बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन अवेलेबल सोशल मीडिया पे मालूम पड़ा है, सोशल मीडिया से मालूम पड़ा है कि भाई यार प्रमोटर का जो भाई है पॉलिटिकल पार्टी के साथ जाने वाला है। ओ माय गॉड, पॉलिटिकल पार्टी मतलब मनी लॉन्ड्रिंग होने की संभावना हो सकती है। अरे अगर कोई किसी का बंदा एसोसिएट हो सकता है तो भाई यार लॉ रेगुलेशन को आप समझ रहे हो, कैश वाले ट्रांजेक्शन होने की संभावना हो सकती है। अगेन बिगेस्ट चैलेंज हियर एंड वन ऑफ द सीनियर, ये वाला तो अगला पॉइंट तो मैंने आपके साथ डिस्कस किया, सीनियर मैनेजमेंट इज डूइंग ऑडिट, ओके ही विल बी प्लानिंग टू प्रोवाइड अकाउंटिंग सर्विसेज व्हिच इज अगेन बैंड अंडर सेक्शन 144, देयर इज अ थ्रेट। तो आप देखोगे तो 144 सर्विसेज अपन इमीडिएट नहीं दे सकते हो, लेकिन आप एंगेजमेंट पार्टनर छोड़ भी देता है उसके बाद भी उसके लिए कूलिंग पीरियड मैटर करता है। तो भाई साहब ओके सो ये है, और अभी तक इनके पास कोई सीनियर मैनेजर रिक्रूट नहीं हुआ है, मां कसम। यानी भाई साहब देयर इज अ ब्लंडर विद इंटीग्रिटी, देयर इज अ ब्लंडर विद सीसीआरटी, एथिकल रिक्वायरमेंट। अभी अगर मैं इसको नॉर्मल आंसर के हिसाब से देखूं तो आई वुड हैव एंड अप राइटिंग, ओके आई वुड हैव एंड अप राइटिंग SQC के हिसाब से ये 3 पॉइंट, ओके आफ्टर दैट इंडिविजुअल पॉइंट शायद इसके 6-7 पॉइंट लिखने हैं, इसके 6 पॉइंट लिखने हैं, इसके एथिकल रिक्वायरमेंट के। ओके तो टेक्निकली आपको ये समझना होगा ये 3 पॉइंट लिखे, ये 6 पॉइंट खाली पॉइंटर लग के आंसर के मार्क्स नहीं मिलेंगे बड़ी। You need to integrate this concept what we discuss in module with the fact, ये fact के साथ इंटीग्रेट करना जरूरी है बड़ी।
जितना आप ये फैक्ट के साथ इंटीग्रेट करोगे उतना सही रहेगा। एंड टेक्निकली अभी जो मैंने बता दिया, आप देखो फैक्ट के साथ इंटीग्रेट करने का कॉन्टेक्स्ट क्या होगा। तो सबसे पहले अपने को यहां पर सबसे पहले इंस्टीट्यूट ने क्या बोला है, सबसे पहले भाई एसक्यूसी1 का रेफरेंस जो अपन ने डिस्कस किया कि भाई क्वालिटी कंट्रोल विच इज एप्लीकेबल, एसक्यूसी का नाम लिखने में 3 लाइन निकल जाएगा आपका। देखो आंसर लिखना इजी है लेकिन टाइम कंजम्पशन ज्यादा ना बड़ी, तो नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। एंड फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग, ओके, फर्म बिफोर एक्सेप्टिंग एंगेजमेंट शुड एक्वायर वाइटल इंफॉर्मेशन अबाउट क्लाइंट, सच इंफॉर्मेशन हेल्प द फर्म टू डिसाइड अबाउट। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो जमा की है उसके इसमें मदद किसमें मिलेगी, तो अगर आप देखोगे ये आंसर अपन ने डिस्कस किया, इंटीग्रिटी, सीसीआरटी एंड कंप्लायंस विद एथिकल रिक्वायरमेंट, इधर तक क्लियर बड़ी। ओके, अब यही चीज को थोड़ा सा और एनालाइज किया हुआ है कि भाई ये इंफॉर्मेशन मिल गई तो फर्म को किसमें मदद मिलेगी। तो firm should obtain such information as considered necessary before accepting the engagement with new client, when deciding whether to continue an existing engagement and when considering acceptance of new engagement। यानी ये इंफॉर्मेशन दोनों टाइम कलेक्ट करनी है, या तो आप पहली बार एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो या कंटिन्यू एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर रहे हो। ओके, ये पॉइंट ध्यान रखना है। और अगर इश्यूज आइडेंटिफाइड हुए और इसमें बाद एक्सेप्ट किया तो इश्यूज कैसे रिजॉल्व हुआ उसका डॉक्यूमेंट होना चाहिए। मालूम है ना, उसका लास्ट आंसर लिखा था अपन ने। तो टेक्निकली ये कब देखना है, ये 3 पॉइंट कब देखने हैं, तो ये बिफोर द एक्सेप्टेंस ऑफ एंगेजमेंट, आफ्टर भी और ये भी है। तो यानी ये बेसिकली ये देखोगे तो प्रोविजन लिखा जैसा माना जाएगा। आई हैव रिटन द प्रोविजन along with this। okay, also there is a focus on SA 220 buddy, SA 220 which I have discussed with you। okay, the engagement partner shall form a conclusion on compliance with independence requirement। in doing so the engagement partner shall obtain relevant information of the firm where applicable network firms to identify, evaluate circumstances, okay, and relation that create threat to independence। तो टेक्निकली पहले तो प्रोविजन लिख दिया, OMG, okay, we have written all the provisions as such। now in view of above, now we are integrating this provision with the fact and conclusion will be on last page। and technically आप देखोगे इंटीग्रेशन और फैक्ट का क्या रहेगा, यानी आप देखो if you rectify that answer by doing the revision lectures and everything, you will not be able to solve buddy। हाँ, मैं नहीं बोल रहा सारे के सारे क्वेश्चन ऐसे होंगे, देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस, ओके, स्कारो के क्वेश्चंस होंगे, ओके, देयर आर डिजिटल ऑडिट के क्वेश्चंस आए थे लास्ट दोनों आइटम में, देखोगे नवंबर देखो, मई देखो, एवरी टाइम देयर वर डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है भाई, ईएसजी का प्रिंसिपल के ऊपर आया तो डायरेक्ट क्वेश्चन है। तो कुछ क्वेश्चन स्टैंडर्ड के क्वेश्चन है, एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के पहले क्या करना चाहिए, क्राइटेरिया ये वाला था तो ये कंफ्यूजिंग था। एक ऐसे ही रिलेटेड सर्विस रिव्यू एंगेजमेंट में आया, ओके, दैट वाज अ डायरेक्ट क्वेश्चन। तो इट डिपेंड्स, बट मैं आपको बता रहा हूं अगर आप देखोगे जो 50 मार्क्स का स्टैंडर्ड है, ओके, टेक्निकली ओवरऑल वो 50 मार्क्स में से आपको 30-35 मार्क्स है ना कुछ इस तरह से मिलेंगे और इस तरह से हैंडल करना पड़ेगा बड़ी। तो आपको 2 चीजों का अप्रोच ध्यान रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल रेटिफाई करना है, ठीक है, टू द एक्सटेंट, नॉट कंप्लीटली। रिवीजन लेक्चर देखना है, रेटिफाई करना है, ठीक है, लेकिन सेकेंडली आपको कॉन्सेप्ट समझना है, कॉन्सेप्ट को रिटेन करना पड़ेगा, ब्रेन का एस्टेब्लिशमेंट ऐसा करना पड़ेगा कि वो कॉन्सेप्ट रिटेन हो सके। ओके, रट के आंसर नहीं आएगा। अगर आप रट के अभी भी जा रहे हो, यू आर मेकिंग योरसेल्फ एट ए वेरी वर्स्ट रिस्क, मेक इट श्योर। एंड इट्स अ बिगेस्ट प्रॉब्लम यू विल कम अक्रॉस। तो देखिए, अगर मैं इसको आंसर को देखूं तो आप देखो इन्होंने 5 पॉइंट में कैसे किया हुआ है। ओके, तो भाई फॉलो द फर्म्स पॉलिसी एंड प्रोसीजर फॉर क्लाइंट एक्सेप्टेंस एंड कंटिन्यूएंस। दिस इंक्लूड्स इवैल्यूएटिंग इंटीग्रिटी, assessing potential risk associated with engagement, ensuring firm necessary resources and expertise। The engagement team should assess whether company is involved in funding activities of political party। अब ये था नहीं, लेकिन मैंने आपको बताया ना, मनी लॉन्ड्रिंग का कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, इसमें भी रिस्क हो सकता है, पॉलिटिकल पार्टी का भी रिस्क हो सकता है। तो ये पहला पैराग्राफ क्या बोला हुआ है, पहला पैराग्राफ देखो पीक्यूआर को क्या बोल रहे हैं। पीक्यूआर को बोल रहे हैं मां कसम भाई साहब जो मैंने आपको ऊपर बताया वो सारा का सारा करने का। सेकेंड, क्लियरली कम्युनिकेट करिए क्लाइंट रिगार्डिंग द स्कोप ऑफ एंगेजमेंट, द रिस्पांसिबिलिटीज ऑफ बोथ पार्टी एंड एनी लिमिटेशंस ऑन द सर्विसेज टू बी प्रोवाइडेड। दिस हेल्प्स मैनेज एक्सपेक्टेशन एंड अलाइनमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग अवॉइड होगा। अभी ये तो भाई घर की खेती डाली हुई है, लॉजिकली आपको ये समझना पड़ेगा कि ये सारा चीज होने के बाद कम्युनिकेट करना पड़ेगा। ओके, इंडिपेंडेंस एंड ऑब्जेक्टिविटी थ्रू आउट द एंगेजमेंट देखना है आपको, वन टाइम नहीं देखना है। तो यहां पर देखिए कोई पोटेंशियल थ्रेट्स है क्या, तो मेरे को बताओ। ओके, यहां पर आपको थ्रेट्स ऑलरेडी पता है, सीनियर मैनेजमेंट हुआ इन एंगेजमेंट प्रोवाइडिंग सर्टेन अकाउंटिंग सर्विसेज, क्या ये थ्रेट है क्या, आंसर इज यस। तो इसका इंपैक्ट कितना होगा, इसका थ्रेट क्या है, क्या इसको मिटिगेट कर सकते हैं, क्या ये रिस्क मैनेज हो सकता है क्या, ये चेक करिए। And most importantly, continuously monitor the client relationship for changes, development that impact the firm's ability to provide services. This includes string information, मतलब जो income tax search है उसके बारे में information निकालिए। Since there was income tax aid, the engagement partner should evaluate the risk of material misstatement and non-disclosure. Integrity and ensure engagement team possess the necessary CC। ओके, यानी अभी आपके पास सीनियर मैनेजर नहीं है तो अभी आपको रिक्रूट करना पड़ेगा। अगर वो रिक्रूटर नहीं है, सिंस वन ऑफ द सीनियर एंगेजमेंट लेफ्ट है, तो एंगेजमेंट पार्टनर शुड असेस वेदर देयर पोजीशन टू डिवोट एडिक्वेट टाइम एंड रिसोर्सेज और नॉट बिफोर कमेंसमेंट ऑफ ऑडिट। तो टेक्निकली अगर आप देखो ओवरऑल ये आंसर ओवर हो गया। अभी आप मेरे को बताओ, अगर मॉड्यूल का पढ़ता हो या मैं खाली अपने नोट्स का कॉन्सेप्ट पढ़ते हो या मेरा नोट्स भी जो मॉड्यूल बेस्ड रहेगा, अगर अपन पढ़ते हैं तो क्या ये आंसर को अपन कितने हद तक लिख पाएंगे?
एक आंसर को एक स्ट्रक्चर वाइज लिख पाएंगे, बट आपको एक स्किल सेट डेवलप करना पड़ेगा। वो स्किल सेट होगा ये आंसर को लिखने का तरीका। ओके, एंड डेफिनेटली मैं ये सीरीज जो लेके आ रहा हूँ इसी पॉइंट से आएगा, अप्रोक्सीमेटली 15-20 मिनट के रेंज का एक मेरा मेन एजेंडा इज बेसिकली टू कवर दिस पॉइंट। ओके सर, क्या रिवीजन लेक्चर्स, फास्ट ट्रैक बैचेस का कॉन्टेक्स्ट मैंने बता दिया आपको ऑलरेडी। मैराथन लेक्चर्स अप्रैल में आपको मिल जाएंगे। मैराथन लेक्चर्स अप्रैल में आ जाते हैं मेरे, हमेशा एग्जाम के 1 महीने पहले आपको मिल जाएंगे। 8 घंटे के 2-3 सेशंस, 2-2.5 सेशंस अपन कवर करते हैं, जिसमें अपन पूरा फाइनल ऑडिट का बैच कवर करते हैं टीआरबी की बुक के बेस पे। तोड़ रिवीजन बुक, तोड़ रिवीजन बुक भी अवेलेबल फॉर सेल है, तो आप उसको देख सकते हो। वेबसाइट के लिंक वगैरह सब आप देख सकते हो, etacademy.co.in पे जाइए एंड सारी की सारी चीजें मिल सकती है मालिक। बट मेक श्योर, आई होप अपन जो ये मैं ये जो कर रहा हूं ये पॉइंट से आपको समझ में आ रहा है कि भाई अपने को लिखना कैसे आंसर, अपने को तरीका क्या होना चाहिए, अपन पढ़ने का तरीका क्या होता है। तो मालिक May 24 के लिए प्लीज बी प्रिपेयर्ड, प्लीज फोकस ऑन एवरी एलिमेंट नीड टू बी टेकन केयर ऑफ। तो तोड़ मालिक। ओके, आई होप May 24 का फर्स्ट क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किया। ओके, नेक्स्ट वीडियो के इसमें अपन एक 2-3 दिन के बाद मैं एक वीडियो लेकर आऊंगा जिसके अंदर और एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो थोड़ा सा एक साइडलाइन वाला होगा। साइडलाइन मतलब डायरेक्टली क्वेश्चन भी नहीं होगा, पूरा फैक्ट पे भी नहीं होगा, तो इट्स समथिंग हाइब्रिड वर्जन। तो वो भी क्वेश्चन अपन देखेंगे एंड डायरेक्ट वाला क्वेश्चन भी अपन कवर करेंगे, तो सो ऑन। तो तोड़ मालिक, मिलते हैं इस रिवीजन सीरीज में। ओके, हasta la vista एंड टेक केयर। एंड May 25 के लिए एंड May 25 के ऑनवर्ड्स भी मां कसम अपन तोड़ प्रिपेयर करते हैं। आपको सीए बनने का जुनून तो है, पर मां कसम बोल रहा हूं, ओके आपको सीए बनाने का जुनून मेरे अंदर उससे कहीं ज्यादा है मालिक। तो मिलते हैं मालिक, तोड़ मालिक।